पश्चिम बंगाल और हिंसा, ये संयोग है या प्रयोग? ये सवाल सामने आते रहे, पहली बार नहीं आए, लेकिन हम इसका जवाब तो नहीं जानते। बहरहाल पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और पहले चुनावों से पहले क्या हुआ है, उसकी जानकारी आपको जरूर दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसी साल से। रामनवमी पर कई जगहों पर हिंसा हुई। एक दिन बाद ज्यादातर जगह शांति है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं रुकी। गुरुवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसा, पथराव और आगजनी हुई। कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। एक पुलिस वैन के साथ कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। ये तमाम तस्वीरें सामने आई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। राइट कंट्रोल फोर्स को भी तैनात किया गया। पुलिस ने 36 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। धारा 144 लगा दी गई। ये उम्मीद की जा रही थी कि हालात सुधरेंगे, लेकिन ये उम्मीद गलत साबित हुई। आज फिर हावड़ा में हिंसा हुई। यहां के शिवपुर में पथराव और आगजनी की घटना फिर से हुई। पथराव की घटनाएं हुई। हालात को सुधारने के लिए पुलिस बल और बढ़ा दी गई। पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। सड़कों पर पुलिस का पहरा है और जो लोग बाहर निकल आए थे उन्हें वापस घरों में जाने के लिए कहा जा रहा है। यानी 2 दिन लगातार पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल इस हिंसा को लेकर सियासत भी कर रहा है। यहां सियासत भी शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है। आप समझिए कि इधर एक बयान, उधर एक बयान, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो, यहां एक दस्तावेज, उधर एक दस्तावेज, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई। ममता बनर्जी बीजेपी पर आक्रामक हैं और बीजेपी भी ममता बनर्जी पर जमकर हमले बोल रही है। ममता बनर्जी ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी कल ही दे दी थी, लेकिन बावजूद इसके आज हिंसा हुई। यानी कि कानून व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी है, वो कानून व्यवस्था को ठीक से काबू में कंट्रोल नहीं कर पाई। ये चीज साफ साफ बोलनी जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था अगर दिल्ली में खराब होगी तो दिल्ली पुलिस यानी कि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जिम्मेदार। लेकिन अगर हिंसा पश्चिम बंगाल में होगी तो वहां पर कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है और उसके लिए राज्य सरकार यानी कि ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार है। फुल स्टॉप। ममता बनर्जी ने एक निजी चैनल से बातचीत में यह कहा है कि हावड़ा की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हावड़ा में हुई हिंसा के पीछे ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और ऐसे संगठनों के साथ हिंसा में शामिल थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन सभी की मदद करेगी जिनकी संपत्तियों को झड़पों में नुकसान पहुंचाया गया है। ये उन्होंने बयान दे दिया और इस बयान से ऐसे लगता है कि उन्होंने एकदम एक तरफा बात की है या एक पक्ष रखने की कोशिश की है। जांच अभी चल ही रही है और ये बयान पहले आ गया। तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अभिषेक बैनर्जी ने कहा है कि ये लोग बंगाल में शांति को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इनके नेता उन इलाकों में जाना चाहते हैं जिससे हालात भड़के। बीजेपी लगातार हमलावर है और उनका साफ कहना है कि बंगाल में लोग डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हावड़ा का दौरा किया है और वो बंगाल सरकार पर जमकर बोले। शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा, आइए आपको वो बताते हैं और उसके बाद ये भी बताएंगे कि अभिषेक बैनर्जी ने क्या बोला। तो टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ। बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिंचक रहा था। अभी जो कर रहा है अपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। ओनली टू सेव हर वोट बैंक शी इज डूइंग दिस टाइप ऑफ अनएथिकल अनहेल्दी जॉब इन वेस्ट बंगाल। 2 दिन पहले देश का गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाके मिलके आए और 2 दिन बाद 27 तारीख को वो गए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने। आधा घंटा का बैठक हुआ और वहां से निकल के अगला दिन कलकत्ता आए और उसका अगला दिन कलकत्ता में एक जगह है श्याम बाजार, वहां पे बैठक करके मीटिंग करके वो पब्लिकली मीडिया के सामने बोल रहा है कल टीवी में नजर रखना। और कल क्या होता है? कल दंगे शुरू हो जाता है।
तो मैं सबको कहना चाहता हूं, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले ये जाते हैं, अमित शाह से मिलते हैं, फिर बंगाल में वापस आता है, बीजेपी का स्टेज पर जाके मीटिंग करता है और बोलता है टीवी में नजर रखना, और अगला दिन दंगे होता है। तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसका कहने पे हुआ है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और हर बार रामनवमी को क्यों? इतने फेस्टिवल्स होता है देश में। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से बात की। वहीं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष से भी उन्होंने फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की खबरें लगातार आती रही हैं। बीजेपी और तृणमूल एक दूसरे को जमकर दोषी ठहराते रहे। वहीं सांप्रदायिक हिंसा की खबरें ऐसा नहीं है पहली बार आई हैं, इससे पहले भी हुआ है और इसका सीधा सीधा एक हमने असर देखा है और एक सीधी सीधी हमने एक तुलना आप कर सकते हैं चुनाव से। 2018 में आसनसोल और रानीगंज में सांप्रदायिक हिंसा हुई। हिंसा में 4 लोगों की जानें गई। 2020 में भाद्रेश्वर में सांप्रदायिक हिंसा हुई। 12 मई को हिंसा के बाद धारा 144 लगाना पड़ा, इंटरनेट सर्विस भी बंद करनी पड़ी। 2022 में मोमिनपुर में 2 गुटों के बीच में सांप्रदायिक हिंसा हुई। मयूरभंज में कई जगहों पर कई घरों में लूट हुई, कारों को नुकसान पहुंचाया गया। जुलाई 2022 में लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया कि सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले हैं। तो 2018 में 6 केस थे, 2019 में 4 केस दर्ज हुए और 2020 में 1 भी केस दर्ज नहीं किए गए। बंगाल में विधानसभा चुनाव में तो अभी काफी वक्त है, लेकिन अगले साल लोकसभा चुनाव है। यही वजह है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और नहीं चूक रहे हैं। इसी वजह से अगर आप क्रोनोलॉजी समझें तो आप खुद सोच लीजिए कि ये जो राजनीति है, नफरत की राजनीति, कि जांच खत्म होने से पहले किसी को दोषी ठहरा देना, और वहां दूसरी तरफ ये बात हम कर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की, आप देखें उनके बयान में वो किस तरीके से बोल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि तुरंत हमलावर हो जा रही है और तुरंत तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि अभी पुलिस की जांच चल रही है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग दोषी हो सकते हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो कि राइटिंग कर रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं। कौन है ये लोग? इनका ये अभी चिन्हित नहीं हुए हैं, लेकिन राजनीति अभी भी सर चढ़कर बोल रही है। 2018 में यही हुआ क्योंकि 2019 में चुनाव थे। 2020-21 में हुआ क्योंकि 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव थे। 2024 में भी एक चुनाव है और ठीक 1 साल पहले पश्चिम बंगाल में वही कहानी दोहराई जा रही है। देश का तो फायदा नहीं हो रहा है इससे, लेकिन राजनीतिक रूप से किसका फायदा हो रहा है, यह सवाल आप अपने आप से पूछें। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, जरा कीर्ति आजाद जी जो कि सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। कीर्ति आजाद जी, आपको नहीं लगता है कि जो बंगाल में हुआ उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार ठहराई जानी चाहिए? क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है, इसने किया उसने किया, लेकिन अंत में जिम्मेदारी कानून व्यवस्था की तृणमूल कांग्रेस की ही है, ममता बनर्जी की ही है, क्योंकि आपकी सरकार है वहां। देखिए, जहां कहीं भी इस प्रकार के दंगे होते हैं वहां पर पुलिस को संभालने में मुश्किल होती है, और हमने कभी भी इसको रोकने की कभी बात नहीं की थी। यदि आप देखें तो जहांगीरपुर में कल यही हुआ, जिसको कि कल परमिशन नहीं मिली थी दिल्ली में, जो केंद्र शासित है सारा कानून व्यवस्था देखने वाला, वहां भी इस प्रकार से हुआ। महाराष्ट्र के अंदर यही हुआ है, यही बात कर्नाटक में हुई है, उत्तर प्रदेश में हुई है। इस प्रकार के दंगे सब जगह हुए हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग जुलूस में निकले थे, भगवान राम शांति प्रिय थे। एक राम राज्य की स्थापना तमंचे बंदूक लेकर के नहीं, साथ में फरसे लेकर के नहीं किया जाता है। राम राज्य, राम सदैव एक सुशील स्वभाव के व्यक्ति थे, और उन्होंने कभी भी यह नहीं चाहा होगा कि उनके रामनवमी वाले दिन, उनके जन्मदिन वाले दिन इस प्रकार से लोग डंडे फरसे यह सब लेकर के चले। जबकि इन्होंने जो परमिशन मांगी है उसमें लिखा हुआ है कि हम किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसा शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे, और ऐसी कोई हैजार्डस
मटेरियल लेकर नहीं चलेंगे जिससे कि किसी को चोट पहुंच सके या किसी के प्राण को आघात हो सके। कीर्ति आजाद जी, बंगाल के संदर्भ में एक क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। 2019 में चुनाव थे तो 18 में हिंसा की बात सामने आई। 2021 में चुनाव थे विधानसभा के तो 20-21 में हिंसा की वारदातें बढ़ी, झड़प हुई और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में भी हुई, मर्डर भी हुए, तमाम चीजें। 2024 में फिर चुनाव है और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल उसी क्रोनोलॉजी के हिसाब से 2023 में फिर हिंसा हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपने दिल्ली में भी 2020 में देखा होगा कि चुनाव था और यहां दिल्ली में भी इसी प्रकार से दंगे कराए गए थे। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है वहां पर साल भर पहले या 6 महीने पहले इस प्रकार के दंगे कराए जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सांसें, उनकी रोटी, उनका पानी, ये सारा कुछ हिंदू मुसलमान पर निर्भर करता है। इसी पर ये जीते हैं, क्योंकि इनसे यदि आप कभी पूछिए, और टेलीविजन पे ये डिस्कशन होता भी नहीं है कि इतनी महंगाई क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है, जो कमेटी एमएसपी किसानों के लिए बनी थी वह अभी तक उसके ऊपर क्यों नहीं इनका निर्धारण किया गया है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, नोटबंदी है, इन सब चीजों पर चर्चा न हो इसलिए कभी दंगे कराए जाते हैं, कभी राम के नाम पर कुछ किया जाता है, और राम को देखा जाए तो ये लोग बदनाम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, कीर्ति आजाद जी, ये कहा था अभी कुछ दिनों पहले कि राजनीति और धर्म का घालमेल रहेगा तो नफरत खत्म नहीं होगी। आप मानते हैं यही आरोप बीजेपी जो है वो आप पर लगाती है और आप बीजेपी पर लगाते हैं? मैं पूरी तरीके से सहमत हूं, और भारतीय जनता पार्टी का केवल राजनीति धर्म पर आधारित है। इसके अलावा कोई चीज बताएं ना जो उन्होंने आज तक ऐसा किया हो जिसके ऊपर उनको हम शाबाशी दे सकें। क्या परिस्थिति हो गई, 100 जगह दंगे हुए हैं रामनवमी में कल, और वह केवल ऐसा नहीं कि केवल बंगाल में हुए, वो दिल्ली में हुए जो केंद्र शासित है, जितना भी कानून व्यवस्था है वो केंद्र का देखने का है। महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक में हुआ, यूपी में हुआ, हरियाणा में हुआ। ये सब किनकी है, किनका राज्य है, यहाँ पर कौन चला रहा है, किसकी सरकारें हैं? तो यह सब किए जानबूझकर किए जाते हैं और लोगों को पोलराइज करने का प्रयास किया जाता है, हिंदू और मुसलमान। इसके अलावा दूसरा इनके पास कुछ है ही नहीं करने को। और यही आपने बात बिल्कुल सही कही कि जब कभी बंगाल में 1 साल पहले इलेक्शन हो, मैंने तो आपको बता दिया दिल्ली में भी जब इलेक्शन था कितनी बुरी मुंह के खाई भारतीय जनता पार्टी ने, 63 सीटें ले आई फिर जीत करके आम आदमी पार्टी। तो यह हम सदैव देखते रहे। गुजरात की बात तो मैं भूल ही गया, वडोदरा में जिस प्रकार से हुआ, वहां किसकी सरकार है? पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसके बाद आप ये देखते हैं, मैं कतई ये नहीं कहता कि जो पत्थर मारते हैं वो सही हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को, मैं आपको यदि नहीं उकसाऊंगा, यदि मैं आपको प्रोवोक नहीं करूंगा तो आप मुझे क्यों कुछ कहेंगे? यदि मैं आपको प्रोवोक करूं, आपको गाली दूं, आपका चरित्र हनन करूं, तो स्वाभाविक है कि आपका उसके ऊपर रिएक्शन आएगा ही, क्योंकि आपके अंदर भी आत्मसम्मान वाली बात है। और यह सदैव प्रयास किया जाता है, जोर जोर से जाके दूसरे धार्मिक स्थानों के सामने जाकर जोर जोर से डीजे बजाना, तलवारें ले लेना, बंदूकें, कट्टे, देसी कट्टे निकाल लेना और उसके बाद लोगों को उकसाना। तो यह चीज उचित नहीं है। भगवान राम ये कभी नहीं चाहते थे। कीर्ति आजाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब शत्रुपा जी के पास जाना चाहता हूं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। शत्रुपा जी, आपने कीर्ति आजाद जी का बयान सुना, अभी जो वो बोल रहे थे, उनका यह कहना है कि बीजेपी इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। संकेत जी, ये नेचुरल है कि तृणमूल बीजेपी के ऊपर ही दोष देंगे, क्योंकि दिस इज वन पार्टी जो कभी भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता है, वो बहुत आसानी से दूसरे के ऊपर दोष देता है। और संकेत जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा डेटा एनालिसिस किया। मुझे डेटा वाइज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ आपको मैं याद दिला दूं कि अगला साल तो लोकसभा है, लेकिन इसी साल शायद महीने भर या 2 महीने में हमारा पंचायत इलेक्शन होने वाला है। तो आपका जो एनालॉजी है, जो इलेक्शन के पहले यहाँ पे ये सब होता है, वो एकदम सही है। लेकिन उसके सिर्फ मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि अभी फिलहाल हम इलेक्शन में जाने वाले हैं, क्योंकि पंचायत इलेक्शन। पर शत्रुपा जी देखिए, बिल्कुल इसी डेटा को इस्तेमाल करते हुए तृणमूल कांग्रेस भी यही सवाल कह रही है। उनका ये कहना है जब जब चुनाव आता है तब तक भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो और संस्थाएं हैं वो जानबूझ के हिंसा भड़काती हैं, चुनावी फायदा ताकि उनको पहुंचे। अभी कीर्ति आजाद कह रहे थे जबरदस्ती उकसाना लोगों को।
संकेत जी, मैं थोड़ा आपको याद दिला दूं, आपने जितना अच्छा से डेटा सामने लाए हैं कि मैं पिछले सब कुछ अगर इग्नोर भी करूं, इस साल रामनवमी के दिन शायद वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस का बहुत सारे अदर यूनिट्स के द्वारा शायद 100 जुलूस निकले हैं सारा के सारा वेस्ट बंगाल में। लेकिन पिछले साल भी और यही साल में भी एक ही जगह पे आके ऐसा राइट सिचुएशन होता क्यों है? और अगर पिछले साल हुआ है, परसों माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है स्टेज से कि जब आप लोग रामनवमी का जुलूस निकलवाएंगे, मैं आपको वार्निंग देती हूँ कि आप मुसलमान इलाके में मत जाइए। उन लोगों का अभी रमजान चल रहा है, रोजा महीना है, वो लोग कुछ नहीं करेंगे, आप उन लोगों को उत्साहिए नहीं। ये सब बोलने का तो जरूरी नहीं है ना। आप अगर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हो, आपको तो पूरा एवरीबडी नीड्स टू बी इक्वल इन योर आईज। लेकिन इन्होंने बार बार ऐसे कम्युनिटी को फैंस दिस अपीजमेंट ऑल द टाइम। तो ये नेचुरल है कि वो लोग तो एकदम उत्सुक होकर रहता है कि पास से जाएगा और यही जगह में हम लोग अटैक करेंगे। जो वीडियोस आए हैं कल का और आज शायद 3 या 4 बजे तक मेन रोड पे, और अभी कल जो रामनवमी था मेन रोड में हुआ, ये लोग बोल रहा है कि वीएचपी के तरफ से, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से रूट दिया गया था, पुलिस परमिशन मांगा गया था, पुलिस का कोऑपरेशन मांगा गया था। लेकिन यही है कोऑपरेशन कि पास में पुलिस खड़ा है, लेकिन आपके वीडियो के अनुसार डंडा मार रहा है गाड़ी को, दुकान को। अभी तो 3 बजे तक एकदम शिवपुर के लेन एक शत्रुपा जी, मेरा आखिरी सवाल, तृणमूल कांग्रेस ने कुछ वीडियो भी जारी किए हैं, वो वीडियो जरा यहाँ पर स्क्रीन पर एक बार दिखा भी दें, जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि बंदूक लेकर के, ये तस्वीर तृणमूल कांग्रेस ने जारी की है। हम इसकी आधिकारिक रूप पर पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख सकें, इसमें दिखाया जा रहा है कि एक आदमी एक बंदूक लेकर के खड़ा हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस द्वारा कि ये उसी शोभा यात्रा का हिस्सा था। क्या कहेंगे आप? देखिए, तृणमूल का द्वारा वीडियो जो आया है उससे मैं कमेंट नहीं कर सकूंगी, लेकिन ये बंदूक अगर है तो इसको अरेस्ट कीजिए। मुझे ये नहीं कहना है कि हिंदू है, मुसलमान है, जो दंगाकारी है उनको जरूर अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होगा कि 36 people have already been arrested. All those 36 people were part of the रामनवमी जुलूस। तो वो लोग क्या अपने आप पर पत्थर फेंकेंगे? अगर इसको अरेस्ट कीजिए, अगर मुझे नहीं पता ये कौन है, अगर पुलिस को लगता है कि he was inciting violence, I don't even know, it looks like a toy gun to me, but whatever kind of gun it may be, अगर इनको अरेस्ट करना है कीजिए, लेकिन इसके साथ स्टोन पेल्टर्स को भी अरेस्ट कीजिए। और जो लोग ये ऐसा कर रहा है, दंगाबाजी कर रहा है, आग जला रहा है, पीट रहा है, लाठी चार्ज कर रहा है, एक डोमिनोज का दुकान पे, 2 बाइक पे, और आज जो हुआ है वो वीडियो भी शायद आपके पास आया होगा कि टाइम्स नाउ या दूसरे कोई चैनल्स का वीडियो जर्नलिस्ट को पीटा गया है। ये कौन सा? जी बिल्कुल, एक खबर आई है कि पत्रकार कुंदन सिंह वो चोटिल हुए हैं, ये बिल्कुल खबर आई है और ये बहुत ही निंदनीय है। 2 चैनल का वीडियो जर्नलिस्ट को अटैक किया है, और टाइम्स नाउ का जो कुंदन सिंह जो है, टाइम्स नाउ का है, वो एकदम कैमरा में शॉट है, कौन उसको ऊपर अटैक कर रहा है। नहीं, तो चैनल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, कोई भी हो, कोई भी पत्रकार हो, चाहे किसी बड़े चैनल का हो, छोटे चैनल का हो, अगर वो कवर कर रहे हैं तो ये मतलब नहीं है कि उन पर आप हिंसा, और इसीलिए बार बार हम यहां पर दोहरा रहे हैं। शत्रुपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, तो सवाल राज्य सरकार से ही पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही हिंसा नहीं हुई, बिहार के सासाराम में भी शुक्रवार को 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिससे शहर में माहौल बिगड़ गया। दरअसल रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान ही दोनों गुटों में तनाव बना हुआ है। दोपहर होते होते दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पत्थरबाजी में एक पुलिस वाला और एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है। 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम आ रहे हैं
वो यहां सम्राट अशोक की जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। सम्राट अशोक को लेकर के भी राजनीति बिहार में तेज है। सतर्कता की वजह से शहर में धारा 144 लगा दी गई। उसी के साथ साथ बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ और इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। दो गुटों को गोली लगने की खबर है, 2 लोगों को माफ कीजिएगा, गोली लगने की खबर है। पत्थरबाजी में 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो स्थिति कुछ जगह बिगड़ रही है, लेकिन अब पुलिस का दावा यह है कि धीरे धीरे उसको सुधारा भी जा रहा है।